हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम DSSSB TGT साइंस 7 सितंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा होगा जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वहाँ पे मैंने केवल बायो वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करवाया है, क्योंकि मेरा क्या प्लान था कि सबसे पहले हम मतलब बायो कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर फिजिक्स कर लेंगे, मतलब इस तरह से, ताकि ये हो कि एक वीडियो में हमको केवल बायो का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, फिर मतलब जब केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केवल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, फिर केवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप लोगों का कमेंट क्या था कि सबसे पहले जो है केमिस्ट्री करवा दीजिए, सबसे पहले फिजिक्स करवा दीजिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगी, केवल बायो, केवल केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स नहीं, अब एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब मिक्स होगा इसमें, यानी सीरियल वाइज करेंगे। तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें जो है आप लोगों की जो अलग अलग डिमांड थी कि हमको पहले ये पहले वो, तो इससे जो है सब फुलफिल हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका साइंस पेडागोगी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज ऑफ द व्यू देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फिलोसफी फ्री साइंस, देयर इज ओनली साइंस हुज फिलोसफिकल बैगेज इज टेकन ऑन बॉर्डर विदाउट एग्जामिनेशन। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, और ये देखा जाए तो हार्ड है क्योंकि ये एक मतलब किसी का विचार है। अब देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हु इज ऑफ द व्यू यानी किसका विचार है, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फिलोसफी फ्री साइंस, दर्शन मुक्त विज्ञान, यानी फिलोसफी फ्री साइंस दर्शन मुक्त विज्ञान जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। देयर इज ओनली साइंस, केवल विज्ञान ही है, हुज फिलोसफिकल बैगेज इज टेकन ऑन बॉर्डर विदाउट एग्जामिनेशन, जिसकी दार्शनिक सामग्री को बिना जांच के, विदाउट एग्जामिनेशन यानी बिना जांच के सीमा पार स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये किसी का विचार है। अब इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको छोड़ने से हमारा सिलेक्शन होता है। यानी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अब ये तो है नहीं कि 100 मार्क्स में आपसे सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप आगे देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए परेशान मत होना कि मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, उसको आप इजीली छोड़ दीजिए, क्योंकि एक डेफिनीशन आ गया तो इसको लेके आप बहुत सारे डेफिनीशन नहीं याद कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि कुछ डिफाइंड सिलेबस है कि हाँ चलो यहाँ से उसको किसी तरह से याद कर लो, यहीं से आएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन से घबराते नहीं है, इसको छोड़ देना। एक क्वेश्चन छोड़ने से इससे आप जो है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उससे आप जो है बच जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेनियल डेनेट। यानी ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है ये किसकी लाइन है, ये है डेनियल डेनेट की। अब इसमें एक्सप्लेन मतलब इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीज है नहीं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2000 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। अब आप ये देखेंगे, ये तो मतलब एक जनरल क्वेश्चन है। जब आप सेंसस पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको कवर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 940। अब देखिए फ्रेंड्स, सेक्स रेशियो क्या होता है, तो अगर हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन करने की कोशिश करें तो सेक्स रेशियो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी पर 1000 मेल्स, 1000 मेल्स में से कितनी फीमेल्स हैं, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। तो क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। तो क्या बोलेंगे आप, सेक्स रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यानी 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी मतलब कितनी फीमेल्स थी 1000 मेल्स में से, तो वो था अनुपात हमारा 940 अनुपात यहाँ पे 1000 पे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ध्यान देना करेक्ट इनकरेक्ट इस वर्ड को।
देखिए यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। जोसेफ प्रिस्टले 1733 इज वन नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये वन कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले ये क्या है, एक साइंटिस्ट है, नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जोसेफ प्रिस्टले जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन की खोज की थी, क्या ऐसा कुछ है। सेकेंड क्या है, हेनरी कैवेंडिश 1732 डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, रॉबर्ट हुक 1636 डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1632 डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए फ्रेंड, जब आप फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं क्लास 11th, तो वहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी में मेंशन है, मतलब जो अर्ली एक्सपेरिमेंट किए गए थे फोटोसिंथेसिस को लेके कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्टार्च हो गया। तो वहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन है जो जोसेफ प्रिस्टले थे इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, ना कि नाइट्रोजन को। जो जोसेफ प्रिस्टले हैं उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ना कि नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जोसेफ प्रिस्टले नोन फॉर द हिज डिस्कवरी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से बता देते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रोजन नहीं, उन्होंने ऑक्सीजन को ढूंढा था। और इसको भी आप लर्न कर लेना, हेनरी कैवेंडिश क्या किए थे, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। तो इसको भी आप लर्न कर लेना। और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो एक यहाँ पे आ गया एनसीईआरटी से, एक आ गया हमारा डेफिनेशन, सेकेंड था हमारा जीके से रिलेटेड। अब ये है हमारा असली जिसको हम पेडागोगी बोलते हैं, इसको आप मतलब साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या था, इन विच ईयर वॉज द 10+2+3, मतलब कई सारे आप पढ़ते हैं जैसे राधा कृष्णन आयोग और सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे मतलब कोठारी कमीशन, इस तरह से कई सारे आप एजुकेशन कमीशन पढ़ते हैं। तो ये जो 10+2+3 पैटर्न था ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था कोठारी कमीशन के थ्रू। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, किस ईयर में, मतलब किस ईयर में इस एजुकेशन पैटर्न को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच एज रेंज इज एसोसिएटेड विथ लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड किस, मतलब यहाँ पे उसे रेंज पूछा है, किस यहाँ पे मतलब कौन सा एज है जिसके रेंज में लेटर चाइल्डहुड आता है। तो चाइल्डहुड जो होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। मतलब जब आप मतलब एज रेंज पढ़ते हैं, जो हमारे स्टेजेज होते हैं डेवलपमेंट के, तो वहाँ पे आप इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, ये सब पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो है आप पढ़ते हैं कि जो इन्फेंसी होता है वो बर्थ टू 18 मंथ होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 to 3 ईयर होता है, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड। और इसके बाद यानी जो लेटर चाइल्डहुड है वो कब से कब तक होता है, वो होता है 6 to 11 ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 to 11 ईयर। और जो यहाँ पे 12 to 18 ईयर होता है ये होता है एडोलसेंस का। तो इन सब क्वेश्चन से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में वो 10 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी डज नॉट स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ सपोर्टेड बाय द गाइडेंस ऑफ द टीचर। मतलब कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें स्टूडेंट खुद, डज नॉट स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से कोई भी नॉलेज एक्वायर नहीं करते हैं, बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ सपोर्टेड बाय गाइडेंस ऑफ टीचर,
या फिर वो टीचर के सपोर्ट में भी मतलब कोई भी चीज़ डिस्कवर नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा टीचिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व नहीं होते? तो क्या हो जाएगा? डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्कशन मेथड अगर बात करें तो डिस्कशन में हम क्या करते हैं? आपस में डिस्कस करते हैं, यानी वहाँ कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट अपना दिमाग लगाएंगे ही। अब यहाँ पे देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड को हम बोलते हैं खोज विधि, यानी यहाँ पे वो कुछ ना कुछ खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? जब टीचर जो है कोई चीज़ जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, या कोई चीज़ वो मतलब प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, यानी वहाँ भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट सीख ही लेगा। लेकिन लेक्चर मेथड जो होता है, लेक्चर मतलब आप केवल बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहा है, तो इससे जो है वो खुद भी वो ना कुछ मतलब वो केवल सुन रहा है ना, तो वहाँ पे यहाँ अगर राइट आंसर चूज करने की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा लेक्चर मेथड। यानी यहाँ पे वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, खुद से ना वो कोई खोज कर रहा है, ना कुछ देख रहा सामने, बस सुन रहा है। तो ये एक ऐसा टीचिंग स्ट्रेटजी मेथड है जिसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो कोई चीज़ डिस्कवर वगैरह नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ RTE एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर। तो आप देखेंगे RTE एक्ट आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स मेंशन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कौन सा चैप्टर है जहाँ पे स्कूल और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे मतलब किस चैप्टर में इसकी बात की गई है। तो आप देखेंगे जो चैप्टर 4 है वहाँ पे बात की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर। अब 5th में क्या है, 3rd में क्या है, 2nd में क्या है, मतलब वहाँ पे उसके जितने भी चैप्टर हैं आप क्या करेंगे, उसको सारा पढ़ लेंगे कि किस में क्या बात की गई है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो फिर किसी और भी चैप्टर के बारे में वहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए 3rd में क्या मेंशन है, 5th में क्या मेंशन है, तो उन सबको आप जो है लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ साइंस एजुकेशन वाज आइडेंटिफाइड इन द साइंस एजुकेशन फॉर फर्स्ट 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग गाइडलाइंस फॉर अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस। तो यहाँ भी इसको भी डायरेक्ट याद रखिए, 7 आयाम की बात की गई है, 7 डायमेंशन की बात की गई है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए फ्रेंड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से ये 8 वाला क्वेश्चन भी है, यानी ये दोनों क्वेश्चन ही आप छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए क्या है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी विशेषता क्या नहीं है। लर्निंग इज नॉन ट्रांसफरेबल, लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक या फिर लर्निंग इज इंटेंशनल। तो देखिए फ्रेंड जो लर्निंग होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता, ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, यानी इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो लर्निंग के बारे में बहुत ही पढ़ते रहते हैं। लर्निंग जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, और ये जो सेकंड लिखा है लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, ये भी सही है। लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक, ये भी सही है। लर्निंग इज इंटेंशनल, ये भी सही है। और हम लर्निंग के बारे में क्या बता सकते हैं, लर्निंग जो होता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें जो लर्निंग होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है। और लर्निंग क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इस तरह से लर्निंग के बारे में जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और यहाँ पे लर्निंग जो है इंटेंशनल होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ट्रांसफरेबल होता है, ये सारी चीज़ें लर्निंग की विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब यहाँ पे पूछा है नॉट, यानी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी लर्निंग इज नॉट नॉन ट्रांसफरेबल। ये जो है गलत है, क्योंकि लर्निंग जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। अब देखिए TLM मतलब ये सबको पता होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ओवर एक्साइटमेंट में आके गलत लगा देते हैं। जैसे देखिए सब कुछ सेम सा लग रहा, टीचर लैंग्वेज मैकेनिज्म, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म, ट्रेनिंग एंड लर्निंग मेथड। तो क्या करेंगे, हम पढ़ते नहीं हैं, फटाफट क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म लगा देंगे। लेकिन जब कोई इजी सा क्वेश्चन आए तो थोड़ा ठहर जाओ और उसको आराम से पढ़ो, नहीं तो कभी कभी जो है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
TLM का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए साइंस पेडागोगी के, जिसमें से आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेफिनेशन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी रैंक जो है वो गिर जाएगी, ना कि बढ़ेगी। क्योंकि अब ये तो है नहीं आपको सारे साइंटिस्ट के उन्होंने क्या अपना विचार दिया था सबका याद हो, और कोई डिफाइन सिलेबस तो है नहीं कि हाँ इनका याद कर लो, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है अगर निगेटिव मार्किंग वगैरह है तो वहाँ पे छोड़ने से काम हमारा बन जाता है। तो इस 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा टफ कह सकते हैं हम। ये एक फर्स्ट वाला है, सेकंड जो है जीके से रिलेटेड है, थर्ड है ये जो है हमारा NCERT से है, फोर्थ है ये भी आप जब सारे एजुकेशन पैटर्न कमीशन वगैरह पढ़ते हैं तो ये सब वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और ये मतलब डेवलपमेंट के स्टेजेस भी पढ़ते हैं आप, और यहाँ पे ये मेथड मतलब ये तो आप वैसे भी ये सारे मेथड पढ़ते हैं कि किसमें क्या होता है। 7th क्वेश्चन है ये RTE आप पढ़ते ही हैं। 8 क्वेश्चन हो गया, ये भी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ये भी थोड़ा टफ कह सकते हैं हम। 9th क्वेश्चन है तो लर्निंग की विशेषताएं ही पढ़ते ही हैं। और यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो गया फुल फॉर्म। तो ये जो है 10 में से 2 क्वेश्चन है जो कि टफ है, बाकी सब ईजी है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये जो है 11th क्वेश्चन सेम हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट मतलब बहुत लोगों को याद रहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। देखिए फ्रेंड, जब आप क्लास 11th NCERT फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एक चीज पढ़ते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है उसका असंगत व्यवहार, यानी एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वहाँ पे आप देखेंगे जब आप वाटर को गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो पहले डिक्रीज होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है इंक्रीज होता है। पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने आपको क्या बताया, जब आप एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आप डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो वाटर होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आप देखेंगे जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी इसका असंगत व्यवहार है। जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एज 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है इंडिया में, यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड क्या है हमारा, इंडिया वर्ड पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे आपसे पूछ देता कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, मतलब ये वाला वर्ल्ड, संसार, और मैंने वर्ड बोला ये वाला, मतलब इस वर्ड पे ध्यान दो कि यहाँ पे इंडिया है। अगर वर्ल्ड लिख देता तो आंसर कुछ और हो जाता। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू, किसको जाता है, मतलब कौन थे जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए काम किया। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर RS परोरा, या फिर डॉक्टर PA संचेज, या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये तो सभी को पता होता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो उसके जो जनक होते हैं वो होते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर यहीं पे बात करता वर्ल्ड, मतलब मान लो यहाँ इंडिया ना लिख के बोलता कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाता, इसको भी आप जो है अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, नॉर्मन बोरलॉग। ये मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए काम किए थे, और इंडिया लेवल पे वो जो है वो थे हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और देखिए जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इन्होंने दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में काम किया था। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
तो इसको भी आप जो है याद कर लेना। और साथ ही में याद कर लेना येलो रिवोल्यूशन, आपने ये भी टर्म सुना होगा, येलो रिवोल्यूशन। अगर येलो रिवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कि ये किसके लिए लाया गया था, मतलब जैसे देखिए अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो ये जो है जैसे हम खेती करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे वीट यानी गेहूं एंड राइस, मतलब गेहूं और चावल, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। उसी तरह से जो येलो रिवोल्यूशन था ये किससे कंसर्न करता है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए जो येलो रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ऑयल सीड प्रोडक्शन से। और अगर इनके फादर पूछे जाए यानी इसके जनक कौन है, येलो रिवोल्यूशन के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, जो येलो रिवोल्यूशन है इनके जनक कौन है, सैम पित्रोदा। और अगर आपसे पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक वर्ल्ड लेवल पे, तो वहां पे हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो वहां पे हो जाएगा आंसर हमारा MS स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो वहां पे हो जाएगा वर्गीस कुरियन। तो यहाँ पे इस एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सीखे, तो कह सकते हैं हम 4। एक तो हो गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक इंडिया में MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, 2 क्वेश्चन हो गया। वर्गीस कुरियन किसके जनक है, दुग्ध क्रांति के, 3 क्वेश्चन हो गया। ऑयल सीड के जनक कौन है, सैम पित्रोदा, 4 हो गया। अगर आपसे पूछ लेता है जो येलो रिवोल्यूशन है उसके जनक कौन हो गए, सैम पित्रोदा। और येलो रिवोल्यूशन जब वो किससे रिलेटेड है, यानी यहाँ पे किसके लिए काम किया गया, तो वो है हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसके लिए काम किया गया है, यहाँ पे वीट एंड राइस के प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब जो है आप सारे पॉइंट को याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ फार्मर और द नेचुरल प्लगर्स। यानी ये तो हर किसी को पता होता है, किसान के सच्चे मित्र कौन है, केचुआ, सबसे इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे और हम क्या इस क्वेश्चन से और क्या चीजें निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अर्थवॉर्म के बारे में और भी बातें करें हम, तो ये तो आपको पता चल गया, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो नेचुरल प्लगर्स होते हैं, यानी वो नेचुरली हमारे मिट्टी, जो खेत की मिट्टी है उसको क्या करते हैं, मतलब जैसे हम जुताई करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, तो वो काम जो है अर्थवॉर्म करते हैं। लेकिन ये और क्या क्या कर सकते हैं, तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये जो जैसे हमारे सॉइल होती है उसमें एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी, यानी अगर उसकी अम्लीयता बढ़ गई या फिर उसकी क्षारीयता बढ़ गई, तो उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए भी जो हमारा अर्थवॉर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो अर्थवॉर्म है वो हमारा जो सॉयल है उसकी एसिडिटी, यानी अगर उसमें एसिडिटी बढ़ गई तो उसको भी वो नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है, ऑप्टिमम कंडीशन पर। या फिर अगर उसकी एल्केलिनिटी यानी उसकी क्षारीयता बढ़ गई तो भी उसको जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन पे लाने में हेल्प करता है। और जो अर्थवॉर्म होता है यहाँ पे एक प्रोसेस आता है इससे रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस है, तो अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवॉर्म। यानी मतलब जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करी हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, तो अगर कहीं भी आपको इस तरह के टर्म सुनाई देते हैं जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, तो इसको सुन के ही आपके दिमाग में आना चाहिए अर्थवॉर्म। मतलब यहाँ पे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि बताइए वर्मी कंपोस्टिंग किसके थ्रू की जाती है। मान लीजिए यही ऑप्शन आपसे दे देते हैं कि बुल्स के थ्रू, बीज के थ्रू, रैबिट के थ्रू, अर्थवॉर्म के थ्रू, तो आपको याद आना चाहिए जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो रिलेटेड है अर्थवॉर्म से। तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल्स बाय अर्थवॉर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ से आप जो है एक तो यही याद रखेंगे जो क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल प्लगर्स क्या होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं। और अर्थवॉर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अगर मिट्टी में अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ गई तो उसको ऑप्टिमम कंडीशन पे लाने का काम भी जो है अर्थवॉर्म करते हैं। और ये मिट्टी को मतलब पोरस बनाते हैं, यानी उसको छिद्र युक्त बनाते हैं। तो ये तो सभी को पता है क्योंकि वो मतलब उसको मिट्टी में घुस के जो है एकदम छेद कर देते हैं, तो इससे जो है हमारी मिट्टी पोरस हो जाती है, यानी उपजाऊ बन जाती है। तो इसको भी याद रखना, और ये वर्मी कंपोस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा नेचुरल वाटर है प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब इसमें से रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, रेन वाटर या फिर वेल वाटर, कौन सा वाटर है जिसको हम प्योरेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। और प्योरेस्ट फॉर्म में भी क्या बोला है, नेचुरल वाटर, मतलब नेचुरल भी होना चाहिए, प्योरेस्ट भी होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नेचुरल भी होना चाहिए, प्योरेस्ट भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एक मतलब प्योरीफाइड वाटर होता है। जैसे हम देखते हैं जो ओरो से पानी मतलब आरओ से जो पानी को प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे मतलब जो गंदगी होती है, जो कंटामिनेंट्स होते हैं उसको तो रिमूव किया ही जाता है। लेकिन आप ये सोचते हो, अगर देखो जो वाटर होता है वहाँ पे मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम पानी को प्योरीफाई करते हैं तो कंटामिनेंट्स के साथ साथ में मिनरल भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, नेचुरल वाटर होना चाहिए जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है, जो वर्षा का पानी होता है, वो सबसे शुद्ध पानी होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर होता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। यहाँ पे कंटामिनेंट्स नहीं होते हैं और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखते हैं नल का पानी तो वहाँ पे मिनरल्स मिल जाते हैं हमें जो जरूरी होते हैं। लेकिन जो आरओ का पानी होता है वहाँ पे कंटामिनेंट्स के साथ साथ क्या होता है, मिनरल भी रिमूव हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले सेट में भी कराया हुआ है आपको, वहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी से दिखाया भी था कटिंग। तो देखिए मैंने आपको एनसीईआरटी से जो है जब दिखाया तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि एनसीईआरटी से ही लाइन मतलब उठ के बना, मतलब वहाँ से ही क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो अब तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही। तो जो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं कमेंट में बताना, और उससे आपको कितनी हेल्प हो रही है ये भी बताना। मतलब क्या आप लोग उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने आपको बताया जो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सारे लेक्चर करने हैं, मैंने आपको बताया भी है कि कुछ ऐसे लेक्चर हैं जिसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, मतलब थोड़े कम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जैसे देखिए जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वो उससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी उसको तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर क्या है बहुत लंबे हैं, तो इसको आप बात के लिए छोड़ दीजिए। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पे आप जो है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले कर लीजिए, बाकी के चैप्टर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से उसको आप जो है वहाँ से कवर करते रहिए। ये मत सोचना कि बहुत बड़ा है कैसे कवर करेंगे, अगर यही सोचते रहोगे तो कभी कवर नहीं होगा। तो उसको धीरे धीरे कवर करते रहना और बताना कि हाँ आप लोग वो सीरीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो देखिए मैंने आपको 2 ट्रिक बताए थे ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ताकि आपको दोबारा से वो लर्न हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो DSSSB है यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से रिपीट होते हैं। वहाँ पे मुझे याद है कि आयरन था हमारा राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो आप बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन सा होता है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसमें क्या था, चोन। इसको देखने से पहले अपना जो है लिख देना कि आपको याद है कि नहीं है। चोन PSK C का Mg। तो और मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए क्या बताया था, फी कु नी मु डी कल मंजन। आपको आवाज़ हो सकता है थोड़ी स्लो लग रही होगी क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोली हूँ तो खांसी आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, अब आप इसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ है हमारा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके अलावा आप देखेंगे मॉलिब्डेनम यहाँ पे है, कॉपर हो गया यहाँ पे है, जिंक हो गया यहाँ पे है, यानी मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक ये सब क्या हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट। आयरन, कॉपर, निकिल, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक ये क्या हो गए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसको भी जो है आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। तो देखिए, जब हम फसल उत्पादन करते हैं यानी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज को अपनाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। इसमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो कि हम नहीं अपनाते, ऐसा कुछ है, मतलब नॉट बी क्लासिफाइड, उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। कौन कौन सी एक्टिविटीज अपनाई जाती है वो आपको बताना है। क्रॉप इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट या फिर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो क्रॉप इफिशियंसी इंप्रूवमेंट है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं है। जो एक्टिविटीज होता है उसमें क्या क्या होता है? क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट या फिर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ये जो है यहाँ पे एक्टिविटीज होता है। लेकिन आपसे नॉट पूछा है तो नॉट में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्रॉप इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप देखेंगे जो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होता है यहाँ पे और भी क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो एक होता है हमारा नो कॉस्ट प्रोडक्शन, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, और एक होता है हाई कास्ट प्रोडक्शन, सॉरी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो ये आप देखेंगे क्लास 9th या फिर 10th की एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें जो है मेंशन है, वहाँ से डिटेल में जो है आप उसको पढ़ लेना इन सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द लेवल्स ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स। यानी पोल्ट्री जो मतलब जैसे जब मुर्गी पालन किया जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन हम वहाँ पे हाई अमाउंट में रखते हैं, उनको मतलब कौन सी विटामिन जो है हाई अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं पोल्ट्री फीड्स यानी उसको खिलाने में। तो यहाँ पे क्या है? विटामिन ए एंड बी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ए एंड के, विटामिन ई एंड के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विटामिन ए एंड के। अब आप सोचेंगे मतलब विटामिन ए एंड के ही क्यों? तो देखिए जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है? वो उनकी फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, प्रमोट फर्टिलिटी, प्रमोट फर्टिलिटी। जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है? फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के मतलब फर्टिलिटी को प्रमोट करता है। और जो विटामिन के होता है ये क्या करता है? ये उनके बोन हेल्थ को प्रमोट करता है, यानी प्रमोट बोन हेल्थ, प्रमोट बोन हेल्थ। तो याद रखेंगे आप, जो पोल्ट्री फीड्स होता है वहाँ पे विटामिन ए, विटामिन के की जो अमाउंट होती है वो हाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो उनकी फर्टिलिटी को प्रमोट करता है और जो विटामिन के होता है वो उनके बोन हेल्थ को जो है प्रमोट करता है। तो इसे आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द हेन्स कॉल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग्स। अब देखिए अभी हमने देखा ना मुर्गी पालन से एक क्वेश्चन तो ऊपर वाला हो गया, एक फिर से आ गया, वहां से आपसे पूछा गया उनके फीड में उनको क्या दिया जाता है, और यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द हेन्स मतलब जो मुर्गियां होती हैं कॉल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग, जो एग के लिए मतलब देखिए जो हेन्स होती हैं उनको दो मतलब हमारा जो मेन एम होता है उनको पालने का दो एम होता है, या तो उनसे हमें क्या लेने हैं अंडे, या तो हमको क्या लेना है मांस। यानी उनको दो चीज मतलब जो मुर्गी पालन करते हैं उनका दो एम होता है, या तो उनको एग चाहिए या फिर उनको मीट चाहिए। क्या चाहिए? मीट चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हेन्स है जिसको एग के लिए रियर किया जाता है, पाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हम साथ ही में बात कर लेंगे जो मीट के लिए पाली जाती है उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, एगर्स, ब्रॉयलर्स, लेयर्स, ब्रेलर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एगर्स आप सोचेंगे एग के लिए पाली जाती है, एगर्स होगा, लेकिन ऐसा कोई टर्म डिफाइन नहीं है, और ब्रेलर्स भी कोई टर्म डिफाइन नहीं है। एक है ब्रॉयलर्स, एक है लेयर्स। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे ऐसी हेन्स
जिनको एग के लिए रियर किया जाता है, पाला जाता है, उनको हम बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं? लेयर्स। और जिसको मीट के लिए पाला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स। तो ये आप याद कर लेना। ऐसी मुर्गियां जिनको एग के लिए पाला जाता है उनको क्या बोलते हैं? लेयर्स। और जिनको मीट के लिए पाला जाता है उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स। और इसको जो है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे? MB ऐसे करके याद कर लेना। MB और LE यानी ले MB ऐसे करके याद कर लेना। ले MB, तो इसे आपको याद आ जाएगा। मतलब आप कंफ्यूज ना हो तो ले MB यानी मीट के लिए जो पाली जाती है उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, और एग के लिए जो पाली जाते हैं उनको लेयर्स बोलते हैं। ले MB इस तरह से जो है याद कर लेना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एपिस सेरेना इंडिका इज अ टाइप ऑफ। जो एपिस सेरेना इंडिका, ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एपिस सेरेना इंडिका इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? हॉर्स है, हेन है, बी है या काऊ है? तो देखिए फ्रेंड्स, एपिस सेरेना इंडिका ये जो हमारी मधुमक्खी है उसको बोला जाता है एपिस सेरेना इंडिका। उसका साइंटिफिक नेम है, तो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। और देखिए जो काऊ है, काऊ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। और एपिस सेरेना इंडिका क्या है? यह है हमारा इंडियन बी, भारतीय मधुमक्खी। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिस सेरेना इंडिका। और जो बॉस इंडिकस है ये है हमारा काऊ। अब देखिए जो जैसे हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? ये भी कभी कभी आपसे जो है पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना। बी, एक सेकेंड, मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। और रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। तो इस तरह से जो है आप सारे टर्म को जो है याद रखेंगे। देखिए जो बी होता है, जो मधुमक्खी होता है, ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर की तरह भी काम करता है। यानी पॉलिनेशन में, परागकरण को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने में भी हेल्प करता है। तो ये भी याद रखना, जो बी होता है ये बहुत अच्छा मतलब पॉलिनेटर भी होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैंथम एंड सेप्रेनस रोटुंडस आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जैंथम एंड साइपरिनस रोटुंडस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? क्रॉप डैमेजिंग इंसेक्ट के, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, या फिर क्रॉप ईटिंग बर्ड के, या फिर वीड्स के। तो याद रखना फ्रेंड्स, आप देखेंगे जैसे हमारे खेतों में क्या होता है, मान लीजिए हमने वीट का प्रोडक्शन किया, हमने जो है वीट लगाया, ये हमारा खेत हो गया, यहाँ पे हमने वीट लगाया, और यहाँ पे छोटे छोटे से मतलब घास उग आते हैं। तो उसमें से ही कुछ जो घास होता है जिसको हम बोलते हैं जैंथम या फिर सेप्रेनस या फिर रोटुंडस। रोटुंडस क्या होता है जिसको हम बोलते हैं मोथा। ये क्या होता है? ये सब मतलब क्या होते हैं? एक तरह का वीड्स होता है। वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं खरपतवार। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, यहाँ पे हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, मतलब वहां पे हमने गेहूं लगाया, तो गेहूं के साथ में ये सारे खरपतवार भी उग गए। अब क्या होगा, हमने जो भी यहाँ पे खाद मिट्टी दिया है अपने खेत में, तो वो हमारे गेहूं तो उसको एब्जॉर्ब करते, लेकिन अब ये वीड्स आ गए तो ये उस गेहूं के साथ में उसके लिए क्या करेंगे? उस न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए compete करेंगे। मतलब ये अगर ये यहाँ पे उगे हैं तो ये भी कुछ खाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा गेहूं वगैरह है वो अच्छे से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि ये जो है उसके लिए मतलब न्यूट्रिशन के लिए उससे क्या करेंगे? compete करेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप, जो जैंथलम होता है, सेप्रेनस होता है या फिर रोटुंडस होता है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये एग्जाम्पल होता है वीड्स का, यानी ये क्या है? ये एक तरह का वीड्स है, खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन
वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होता है, क्या ऐसा कुछ है? या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। या फिर इन कोस्टल एरियाज द डायरेक्शन ऑफ वाइंड चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट। या फिर द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंसेस पार्टिकल इन एयर। यहाँ पे एयर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी द फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल कोल या पेट्रोलियम होता है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि होता है, लेकिन असल में क्या होता है, नहीं होता। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कैन इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये बिल्कुल सही है। कोस्टल एरिया, अब आप देखेंगे कोस्टल एरिया यानी जैसे गोवा मान लीजिए, तो क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है, आप देखेंगे जो हीट ट्रांसफर होता है उसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कॉन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो देखिए, कंडक्शन में क्या होता है, जहां पे हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और कॉन्वेक्शन में क्या होता है, वहां पे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और रेडिएशन में भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है कोस्टल एरियाज में, कि जो मतलब विंड का डायरेक्शन होता है डे टू नाइट में क्या होता है, चेंज होता है, तो इसके पीछे जो वजह होता है वो होता है कॉन्वेक्शन। यहाँ पे काम करता है कॉन्वेक्शन, यानी आप देखेंगे मान लीजिए ये हमारा कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो एयर होगा वो क्या होगा, मान लीजिए डे टाइम है, दिन का समय है, यहाँ पे जो एयर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। जब ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो ठंडी हवाएं इस समुद्र से इस स्पेस को फिल कर लेंगी। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे आप कभी गोवा घूमने जाते हैं तो आप देखेंगे दिन के समय में आपको यहाँ पे मतलब ठंड लगेगी, मतलब एक ठंडा इन्वायरमेंट होगा, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी यहाँ, मतलब जब आप स्थल पे यानी जब आप जमीन पे बैठेंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं जो है महसूस होंगी। लेकिन अगर आप यही देखेंगे रात के समय में, तो रात के समय में क्या हो जाता है, रात के समय में धूप तो होती नहीं है, यानी यहाँ जो एयर है, इस एरिया में जो एयर है वो क्या है, ठंडा है, और इसके अपेक्षा यहाँ का एयर जो है वो गर्म हो गया। अब ये जो है ये ऊपर उठेंगी, ये हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होके, क्योंकि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं, और यहाँ जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ चलेंगी। तो रात के समय में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट में कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे विंड डायरेक्शन डे टू नाइट चेंज होता है। तो ये बिल्कुल सही है, दिन से रात में वहां पे जो डायरेक्शन होता है वाइंड का वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे काम क्या करता है, कन्वेक्शन। आपसे ये भी एक लाइन में पूछा जा सकता है कि कोस्टल एरियाज में ये जो वाइंड की डायरेक्शन चेंज होती है उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कॉन्वेक्शन, संवहन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे द चेंज इन, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए ऐसे, मतलब किस चीज में चेंज करने पर आई लेंस कैन द चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द चेंज इन, मतलब यहाँ स्पेस हो जाएगा, ऑफ द आई लेंस कैन द चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी किसके क्या चेंज करने पर किस चीज में, यानी इसमें से हम किस चीज में चेंज करें कि जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मस्कुलेचर, ओपेसिटी, फ्लूइडिटी या फिर कर्वेचर। तो यहाँ पे याद रख लेना, मस्कुलेचर, ओपेसिटी, फ्लूइडिटी नहीं होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कर्वेचर। यानी जब हम कर्वेचर में चेंज करेंगे तो जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको आप डिटेल में जब पढ़ेंगे, मतलब आईज के बारे में, देखिए आईज के बारे में आपको क्लास 11th NCERT में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी। तो जब आप फिजिक्स में आईज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो है आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। कौन सा हार्मोन्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है एक अच्छे ग्रोथ के लिए। थायरोक्सिन,
इपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, इंडोर्फिन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं हमारे बीएमआर को जो है रेगुलेट करता है, यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को जो है रेगुलेट करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन। अब यहाँ पे देखिए एक हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है ये किस में हेल्प करता है? मिल्क इजेक्शन में, मिल्क इजेक्शन में। तो इसको भी याद रख लेना। ये भी जो है प्रीवियस ईयर में DSSSB प्रेस में पूछा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी करवा भी दिया है। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है, या फिर जब आप देखेंगे डिलीवरी होती है बेबी की तो वहाँ पे वेजाइना के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो है ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो टर्म होता है, एक होता है मिल्क इंजेक्शन, एक होता है मिल्क फॉर्मेशन। तो जो मिल्क फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन के थ्रू, लेकिन मिल्क इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन के थ्रू। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, मिल्क इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। तो इसको जो है आप लर्न कर लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following hormones promote cell division? Which of the following hormones promote cell division and are present in greater concentration in areas of rapid cell division, such as in fruits and seeds? देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, कुछ रीजन जो होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जो कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं, यानी रैपिड सेल डिवीजन। तो वहां पे कौन सा हार्मोन्स हेल्प करता है ये पूछा जा रहा है। कौन सा हार्मोन्स है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? जिब्रेलिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड, इंसुलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा बनाया है कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन आप कभी मतलब प्लांट हार्मोन्स में पढ़ते हो? कभी नहीं। जो इंसुलिन होता है वो ह्यूमन हार्मोन्स होता है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो एक एसिड है, ये ऐसा तो कोई, एक सेकेंड, ऐसा नहीं, मतलब देखो जो एस्कॉर्बिक एसिड है इससे भी हार्मोन्स का कोई लेना देना नहीं है। आप जो हार्मोन्स पढ़ते हैं वो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड, ना कि एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड भी यहाँ पे नहीं होगा। अब आपके पास बचता है दो ऑप्शन, एक है हमारा जिब्रेलिन्स, एक है हमारा साइटोकाइनिन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा हार्मोन्स है जो कि रैपिड सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो वो हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं क्लास 11th NCERT में, तो वहाँ पे आपको सारे हार्मोन्स दिए हैं, सारे हार्मोन्स के फंक्शन भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, जितने हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन को लिख लेना है एक जगह और उनको लर्न कर लेना है कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ पे हेल्प करता है। मैंने जो आपको NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज बताई है, आप उस वन शॉट लेक्चर को देखते जाओ और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर डालो। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब जब देखो, जब हमको पता है कि सारे क्वेश्चन NCERT से बनने हैं तो क्यों ना NCERT को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो कि रैपिड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यानी अगर आपसे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि बताइए एक कोई ट्री है, उसके लंबाई में यानी उसके लेंथ को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन्स हेल्प करेगा, तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्योंकि वहां पे जितना फास्ट सेल डिवीजन होगा उतना फास्ट वो ग्रो करता चला जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जो है आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ाया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते समय ही। तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है आप कमेंट में लिख देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट। यानी कोई मतलब यंग एडल्ट जो होते हैं नॉर्मल विजन कितना होता है, ये तो सबको पता होता है 25 सेंटीमीटर। यानी जो देखो, जो हमारी आँख होती है, जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके आँख की जो नॉर्मल विजन होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर।
तो इसको आप डायरेक्टली जो है याद रख सकते हैं। और जब इसी में कोई डिफेक्ट आ जाए, जैसे हम मतलब जब जो है 25 सेंटीमीटर से या तो उससे कम की चीजें ना दिखे या तो उससे दूर की चीजें ना दिखे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, दोष यानी डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं आई डिफेक्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिए जो जो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है यानी मायोपिया, तो वहां पे क्या होता है, देखो इससे हमको क्या लगता है ना कि निकट दृष्टि दोष है यानी पास की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है यानी आपको दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, और अगर आपको दूर दृष्टि दोष है यानी हाइपरमेट्रोपिया है यानी आपको पास की चीजें नहीं दिखेंगी। तो इस पॉइंट को भी जो है आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ पर्सन विथ कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। देखो अभी मैंने आपको ये बताया, एक व्यक्ति है विथ कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर की चीजों को बहुत ही क्लियरली देख लेता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता। अगर वो पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता यानी उसको क्या है, दूर दृष्टि दोष है। इस तरह से आप जो है इसको जो है ध्यान में लाएंगे अपने, इस तरह से इसको याद कर लेना कि अगर वो पास की चीज को नहीं देख पा रहा यानी उसको दूर दृष्टि दोष है, अगर वो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा यानी उसको निकट दृष्टि दोष है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट यानी हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। पास की चीजों को नहीं देख पा रहा यानी उसको दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पे कौन सा लेंस लगता है। जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तब कौन सा लेंस लगता है, जब मायोपिया होता है तब कौन सा लेंस लगता है। हाइपोपेट्रोपिया ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, और यहाँ पे प्रेस बायोपिया, इसको भी बता देती हूँ। जैसे देखिए कुछ ऐसे भी लोग जिनको मतलब दूर की चीजें और नजदीक की चीजें दोनों ही देखने में दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जहां पे बाई फोकल लेंथ लगाया जाता है यानी जहां पे कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों ही यूज होते हैं। यानी प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए मतलब वहां पे अगर किसी को प्रेस बायोपिया है तो उसको गॉगल्स दिया जाएगा, उसमें क्या होगा, वहां पे बाई फोकल लेंस लगाया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, तो कहाँ पे कौन सा लेंस यूज हो जाता है। तो इसको हिंदी में अगर याद करोगे तो याद कर ले जाओगे। देखो एक है दूर, एक है निकट, इस तरह निकट। अब आप यहाँ पे अगर दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगता है, निकट है तो कौन सा लेंस यहाँ पे लगता है। तो देखो दूर ऊ आ रहा ना, तो ऊ से क्या होता है, उत्तल, क्या होता है, उत्तल। और निकट अट कट अट आ रहा ना, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल अवतल। इस तरह से कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में भी याद कर लेना चाहिए, मतलब जिस भी तरह से हमको याद हो जाए। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन सा लेंस लगता है तो आप इस तरह से अपने दिमाग में जो है ला सकते हैं, दूर यानी ऊ की साउंड आ रही है तो उत्तल लेंस, निकट अट यानी आ की साउंड आ रही है तो अवतल लेंस। इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वर फाउंड 15 मिलियन ईयर एगो एंड वाज मोर मैन लाइक। तो देखिए मैंने आपको इवोल्यूशन चैप्टर कराया हुआ है यानी पढ़ाया हुआ है, और वहां पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इस क्वेश्चन को भी करवाया था कि बताइए कौन से प्राइमेट्स थे जो कि 15 मिलियन ईयर एगो थे और वो मोर मैन लाइक थे। ये क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन चैप्टर से कि तो यहाँ पे क्या है, ड्रायोपिथेकस या फिर रामापिथेकस। तो मैंने आपको क्या बताया था, रामा मतलब मान लीजिए जैसे हमारे राम भगवान है, तो रामा जो राम भगवान है एक बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे इंसान, वैसे तो वो भगवान है लेकिन इसको लर्न करने के लिए एक समय मान लीजिए जो राम भगवान है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब एक ह्यूमन है, मैन है, बहुत अच्छे मैन है, यानी मोर मैन लाइक। जो मैन लाइक होगा वो कौन होगा, राम भगवान जी, यानी रामापिथेकस हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे।
ये बस लर्न करने की एक ट्रिक है। तो इस तरह से चीज़ों को मतलब हम क्या करते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 मिलियन ईयर एगो कौन से प्राइमेट से जो कि मोर मैन लाइक थे, यानी आदमी से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, उनकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी। तो क्या हो जाएगा, रामापिथेकस। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। केवल यहाँ पे सेकेंड ऐसे हैं जो कि मोर मैन लाइक थे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट पर्पज डू मेनी मरीन एनिमल्स जनरली यूज द डिजॉल्व कार्बोनेट इन सी वाटर। अब आप जैसे देखेंगे, जब आप मोलस्का जो है पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, तो उनकी जो कवरिंग होती है, जो उनका सेल्स होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो डिजॉल्व कार्बोनेट को, यानी जो हमारा सी वाटर होता है उसमें कार्बोनेट डिजॉल्व होता है, तो वो उस कार्बोनेट को किस चीज़ के लिए जो है यूज करते हैं, जनरली यूज द डिजॉल्व कार्बोनेट, उस कार्बोनेट को किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, टू मेक दियर सेल्स, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस, या फिर रेस्पिरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया वो अपने सेल्स को, वो अपनी कवरिंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मेक दियर सेल्स, यानी अपने सेल्स को, अपनी कवरिंग को बनाने के लिए वो कार्बोनेट का यूज करते हैं। जैसे मोलस्क आप देखेंगे इस तरह से उनकी कवरिंग होती है ना, कवरिंग। तो उस अपनी सेल्स को, उस कवच को बनाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। कौन सा टिश्यू है जो कि डेड सेल का बना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे टिश्यू जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो जो है डेड सेल होते हैं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कराया भी था एनसीईआरटी से। तो उस समय मैंने आपको बताया था स्केलेरन काइमेटस, एरेन काइमेटस, कोलेन काइमेटस या फिर पैरेन काइमेटस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेड सेल होता है वो होता है हमारा स्केलेरन काइमेटस, जो पैरेन काइमेटस होता है और जो कोलन काइमेटस होता है, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं लिविंग। लेकिन डेड सेल में क्या आता है हमारा स्केलेरन काइमेटस, जो कि क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो पैरेन काइमेटस होता है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसको भी आप जो है कमेंट में लिख देना। वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, बताइए किसका थिन वॉल होता है। तो थिन वॉल तो इसका होता है, लेकिन आप जो है बताएंगे कि जो पैरेन काइमेटस सेल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसको आप जो है कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स Which of the following animals are bilaterally symmetrical and also triploblastic, but in addition to that they have a true body cavity? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है, ये भी क्वेश्चन जो है एनिमल किंगडम का है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा है, तो ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थ में भी देखने को मिलता है और एनेलिडा में भी देखने को मिलता है। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट इन एडिशन टू दैट दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, इन एडिशन टू दैट, मतलब बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी है। तो अगर ये ट्रू बॉडी कैविटी ना देता तो यहाँ पे ऑप्शन भी उस तरह से ना बनाता। लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी होती किस में है, तो ये होती है एनिलिडा में, यानी यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर एनिलिडा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन, ये अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपसे मतलब कॉन्सेप्ट को दो जगह से भिड़ा दिया गया, एक तो एनिलिडा का, एक प्लेटीहेल्मिन्थ का। यानी ये पहले कैरेक्टर तो दोनों में सेम है, लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी प्लेटीहेल्मिन्थ में नहीं होता, ये होता है एनिलिडा में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following approach is based on the ideal that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of difference in their DNA?
कौन सा अप्रोच है जो कि बेस्ड है इस आइडियल पे कि मोर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, यानी दूर दूर से जो मतलब दूर से रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं, विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंस इन दियर डीएनए, उनके डीएनए में बहुत ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस होता है। तो ये किस पे बेस होता है? आइसोट्रोपिक फाइलोजेनी, जीनोम सीक्वेंसिंग फाइलोजेनी, एटॉमिक फाइलोजेनी, या फिर मॉलिकुलर फाइलोजेनी। तो ये होता है फ्रेंड्स मॉलिकुलर फाइलोजेनी पे बेस। तो देखो, जब आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वहां से जो है फ्रेम किया गया है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कुछ चैप्टर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आ गया मॉलिकुलर बेसिस से, तो जो है ये जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज कर रहे हैं इसको छोड़ सकते हैं, और अगर लास्ट में टाइम बचता है तो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आता है 1-2 तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सेल चैप्टर को छोड़ देते हैं तो वहां से तो कई सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। इस वजह से मतलब आप उस चीज़ को देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लो, जो थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रख दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी रिलीज्ड इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि देखो, हम क्या बोलते हैं, जो एटीपी होता है वो एनर्जी करेंसी होता है, यानी यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होता है। लेकिन कहाँ होता है, तो जो एटीपी होती है यहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं। तो वही पूछा जा रहा, द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी, यानी जो एटीपी होता है उसमें जो बॉन्ड होता है। यानी अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि जो एटीपी होता है वो एनर्जी करेंसी होता है, तो एनर्जी उसमें होती कहाँ पे है, तो आप याद रखना जो एटीपी है वहाँ पे जो बॉन्ड बने होते हैं उस बॉन्ड में एनर्जी होती है। यानी जब हम उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन। जब हम उसको तोड़ते हैं यूजिंग वाटर द एनर्जी रिलीज्ड इज इक्विवेलेंट टू, तो वहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स 30.5 किलो जूल पर मोल। तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ द पुपिल इन ह्यूमन आईज कंट्रोल बाय। तो देखिए, जब आई स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, एक रफली सा बस समझ लो, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये हो गया लेंस, और यहां से लगी हुई है आइरिस मसल्स, और ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। तो आपसे पूछा जा रहा है, इस तरह से हो गया आइस, ये हो गया लेंस, और यहाँ ये जो मसल्स है इसको हम बोलते हैं आइरिस, और ये जो लेंस के आगे का पार्ट है, यानी ये जो आइरिस के बीच का जो खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं पुपिल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुपिल का डायमीटर है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो नॉर्मल सी बात है आइरिस के थ्रू। लेकिन कैसे? जैसे मान लीजिए ये लेंस है, यहाँ पे ये आइरिस मसल्स है, अगर आप आइरिस मसल्स को स्ट्रेच कर देंगे यानी खींच देंगे तो ये लेंस क्या है, इस तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे दबा देंगे अंदर की तरफ तो लेंस जो है वो घट जाएगा। लेंस नहीं घट जाएगा, ये जो ये स्पेस दिख रहा इसको हम पुपिल बोल रहे हैं, ये है पुपिल। तो वो जो पुपिल की डायमीटर है वो किसके थ्रू जो है कंट्रोल हो रही है, वो हो रही है इस आइरिस मसल्स के थ्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, जो डार्विन है उन्होंने थियरीज दी थी, तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ब्रांचिंग डिसेंट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए, जो ब्रांचिंग डिसेंट होता है इसी को आपने एक नाम बहुत सुना होगा डार्विन से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो ब्रांचिंग डिसेंट है ना, इसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपसे ये डायरेक्ट इस तरह से पूछते कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आप तुरंत पकड़ लेते कि अच्छा ये तो डार्विन ने कहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, ब्रांचिंग डिसेंट।
तो इस तरह से अगर किसी चीज़ का कोई अलग नाम भी है तो उसको भी जो है याद करके रखना, क्योंकि हो सकता है आपको ब्रांचिंग डिसेंट ना पता हो, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबको पता होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन का, तो ब्रांचिंग डिसेंट तो है ही है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और यहाँ पे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की भी बात की थी, यानी जो जितना ज़्यादा फिट होगा नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। जो डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन दोनों की ही बात की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। अ फ्यू वायरस, अ फ्यू एल्गी, अ फ्यू बैक्टीरिया, अ फ्यू फंजाई। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं किया, वायरस करते हैं बिल्कुल नहीं, एल्गी नहीं, फंजाई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब कौन से नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स करते हैं वो सारी चीज़ें जो है आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इसके पिछले सेट में भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। वहाँ पे आपसे नाम पूछ लिया, यहाँ पे आपसे जनरली मतलब पूछ लिया कि कौन करते हैं। तो इस तरह से मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स बट लेटर दे कॉज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक्स इन द वाटरवेज। यहाँ पे एक प्लांट है जिसको मतलब उसकी सुंदरता देख के लाया गया था इंडिया में, कि मतलब उसके फ्लावर्स जो थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे। सबको लगा कि ये मतलब सजावटी फ्लावर्स हैं, इनको लेके चलते हैं अपने इंडिया में भी। जब वो उसको लेके आए तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ की, मतलब उसका ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट होता है। तो मान लीजिए अगर वाटर है वहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे वो ब्लॉक्स कॉज करता है, यानी हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारी फिशेस वगैरह होती हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है वही यहाँ पे आपसे पूछा गया था। नाम तो सबको ही पता होगा पर देख लेते हैं, पोंटेडेरिया एज्यूरिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, नियोचेटिना, इकॉर्निया या फिर सॉरी एल्कॉर्नी, और यहाँ पे इकॉर्निया क्रेसिपेस या फिर पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है जो आइकॉर्निया क्रेसिपस है इसी को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। यही एक ऐसा मनहूस पौधा था जो कि हमारे इंडिया में लाया गया था ये सोच के कि ये बहुत ही मतलब दिखने में सुंदर है, इसके फ्लावर अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्शन के चक्कर में थोड़ा उन सब चीज़ों के चक्कर में ये बहुत ही ज़्यादा जो है टेरर बन गया एक तरह से हमारे लिए। तो इसको जो है आप याद रखना, आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही बेकार है हमारे लिए। इससे हमारे जहाँ भी ये होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होती है और इससे जो है फिशेस वगैरह मरने लगती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इनगल्फ फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स कौन बनाता है फूड को इंगल्फ करने के लिए, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजॉइट, ये जॉइट है, प्लाज्मोडियम, मीरोजॉइट या फिर पैरामीशियम या फिर अमीबा। तो याद रखना जो अमीबा होता है इसका तो कोई रेगुलर शेप होता नहीं है, तो जब फूड को इंगल्फ करना होता है तो वो इस तरह से कैविटी बनाता है और जो फूड आता है यहाँ पे फंस जाता है, फिर ये इसको इंगल्फ कर लेता है। तो फूड वैक्यूल कौन बनाता है, तो वो बनाता है अमीबा। तो इसको आप याद रखेंगे। पैरामीशियम में कौन सा वैक्यूल होता है, तो याद रखना कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स याद रखना, देखो एक हो गया फूड वैक्यूल और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि पैरामीशियम में होता है। एक होता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया में। इसको जो है आप याद रख लेंगे। सॉरी ये सैप नहीं, गैस वैक्यूल है। क्या है, गैस वैक्यूल। जो गैस वैक्यूल होता है ये किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है पैरामीशियम में। फूड वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में।
तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। यहाँ पे एक गैस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इट इज अ रेडिश ब्राउन गैस विथ पंजेंट स्मेल, इट इज डायरेक्टली कॉज एसिड रेन, और क्या है, ये क्वेश्चन नंबर डल गया है पर ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अब देखिए आपसे बोला गया कि एक गैस है जिसका क्या है, इसका रेडिश ब्राउन कलर है और पंजेंट स्मेल है, रेडिश ब्राउन कलर है और इनडायरेक्टली ये एसिड रेन कॉज करता है। तो कौन सा गैस है ये आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात किया गया है, CFC, SO2, NO2, SO3। तो देखिए फ्रेंड्स, जो NO2 होता है, जो NO2 गैस होता है ये होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का, और इसकी स्मेल भी कैसी होती है, पंजेंट होती है, यानी तीक्ष्ण गंध होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और NO2 आपको पता भी है कि ये एसिड रेन कॉज करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा NO2। तो जो NO2 गैस है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नॉर डू एनी ऑफ देम सो मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी उनकी मल्टी सेलुलर बॉडी नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, नॉट अ डिफाइंड न्यूक्लियस, अगर उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता यानी वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोट होंगे, कैसे होंगे, प्रोकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोट होंगे। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता तो वो हो जाता है यूकैरियोट, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है यानी वो प्रोकैरियोट है। तो आपको ढूंढना है प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमेलिया नो, ये मल्टीसेलुलर होता है, फंजाई नो, ये मल्टीसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर होता है पर कैसा होता है, यूकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट केवल एक होता है, वो होता है हमारा मोनेरा, जहाँ पे आता है हमारा बैक्टीरिया। मोनेरा के अंतर्गत अगर हम बात करें कि मतलब अगर इसका सोल मेंबर अगर आप देखें तो वो होता है बैक्टीरिया। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे पहले तो दिया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है यानी प्रोकैरियोट हो गया, और मल्टीसेलुलर बॉडी शो नहीं करता यानी यूनिसेलुलर हो गया। तो आपको क्या बताना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन होता है, मोनेरा, क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो इस तरह से इसके डिफरेंस को याद रखना, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोनेरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एंशिएंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनीन गढ़वाल हाई अप इन हिमालय ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। तो ये भी आप देखेंगे एनसीईआरटी में जब लास्ट चैप्टर जो है वहां पे ये चीजें जो है मेंशन करी गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट, कौन सा आंदोलन ओरिजिनेट हुआ रिमोट एरियाज, मतलब एक रिमोट विलेज में, जो कि क्या था उसका नाम, रेनीन गढ़वाल। तो कौन सा आंदोलन, कौन सा मूवमेंट था, द चिपको आंदोलन, द नमामि गंगे आंदोलन, या फिर द साई रक्षा आंदोलन, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये था फ्रेंड्स द चिपको आंदोलन, क्या था, द चिपको आंदोलन। यहां से एक चीज और याद कर लेना कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम था ये 2014 में जो है स्टार्ट किया गया था, ये भी जो है याद कर लेना। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 हेमी यानी हाफ,
हाइड्रेट यानी H2O। तो क्या पूछा जा रहा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज अनदर नेम ऑफ, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, आपसे ये पूछा जा रहा है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को मतलब इसका और एक क्या नाम है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यस, ब्लीचिंग सोडा नहीं। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक आया था केबीएस में भी, लेकिन वहां पे आपसे क्या पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर। वहां पे पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या मतलब, वहां पे सूत्र यानी उसका फॉर्मूला पूछा गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लिया गया कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अनदर नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। H लगने से इसको हम बोलते हैं बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन जो वॉशिंग सोडा होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। यहाँ पे H लगा इसलिए इसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे H नहीं है यानी सोडियम कार्बोनेट। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला था CaOCl2। तो इस तरह से कुछ कॉमन जो है फॉर्मूले आप जो है लर्न कर सकते हैं केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मास आपको कितना दिया गया है, 120 ग्राम। जो मैग्नीशियम होता है इसका मोलर मास कितना होता है, ये होता है 24 ग्राम। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया AMU, इसका जो मोलर मास कितना हो गया 24। ये आपको जनरली दे दिया जाता क्वेश्चन में, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 2, यानी 12 2 जा 24, और हाँ यहाँ पे 10 आया तो 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे मेरा राइट आंसर कितना हो गया 5। तो हमने आपको क्या बताया, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो ये हो जाता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया 120, मोलर मास कितना दिया गया 24, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, इसको हम कट करेंगे 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 ग्राम। सॉरी ये मतलब मोल्स है ना, तो यहाँ भी ग्राम दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ भी कोई भी यूनिट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोबार। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आइसोबार आइसोटॉप इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आइसोबार की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोबार मैंने आपको क्या बताया है, बार यानी भार, यानी देखो हमने आपको क्या बताया, ये एक एलिमेंट है, भार हम कहाँ पे उठाते हैं, सिर पे, यानी इसके सिर पे जो लगा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास। तो देखो जो आइसोबार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब एटॉमिक मास, यानी जिसका एटॉमिक मास सेम होगा, यानी एटॉमिक मास या मास नंबर। और यहाँ जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड, यानी एटॉमिक नंबर। ये होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइसोबार क्या होगा, जिसका भार सेम होगा, यानी जिसका मास नंबर सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, नहीं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव सेम मास नंबर, हाँ ये सही है, सेम मास नंबर आइसोबार। अगर यहाँ पे दे दिया सेम न्यूट्रॉन तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक, यानी जहाँ पे न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है आइसोटोप, जहाँ पे मास नंबर सेम हो जाता है आइसोबार। तो इनमें जो है आप डिफरेंस ये छोड़ के इसको याद रखना, ये हो गया आइसोटोप, ये हो गया आइसोबार, ये हो गया आइसो न्यूट्रॉनिक। जहाँ पे न्यूट्रॉन सेम होंगे आइसो न्यूट्रॉनिक, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन में 45 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।
इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये आपको एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चंस सब कुछ समझ में आया या नहीं। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, और मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जो है आप जवाब भी जरूर देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।